बीएसई का शेयर ऑल टाइम हाई पर है। तीसरी तिमाही में 17% बढ़त के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। वहीं मुनाफे में 7% की ग्रोथ है। हमारे साथ बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर रामन राममूर्ति मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग राममूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। एक चीज़ आपने हमेशा मेंटेन की है कि बीएसई की अर्निंग्स को या एक्सचेंज की अर्निंग्स को सिर्फ एफएनओ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और काफ़ी लीवर्स हैं एक्सचेंजेस के पास। क्या कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं? पहली कमेंट्स आपकी इस पर। आप सही कह रहे हैं अनुज जी। सबसे पहले मुझे आपका शो में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपका दर्शकों को। किसी भी एक ही चीज पर पूरा ध्यान देकर अगर अर्निंग्स होगा तो वो एक्सचेंज के लिए अच्छा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो नॉन ट्रेडेड रेवेन्यू है उसमें भी हम जोड़ दें। कोलोकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया है इस बार, उसकी वजह से उससे कम 50 करोड़ से थोड़ा सा लेस हमें उसमें से रेवेन्यू मिला है। डेटा डिसेमिनेशन जो एनहांस्ड डेटा सेल्स हो सकता है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं, फायदा मिल रहा है उधर। और इंडेक्स कंपनी के ऊपर बहुत जोर है हमारा और उससे भी हमें फायदा मिल रहा है। तकरीबन 50 इंडाइसेस हमने पूरा हमारा 50% खरीदने के बाद किया है। उसमें भी बहुत सारा तरक्की हो रही है और विकास हो रहा है। और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो जो ये ट्रेडिंग रेवेन्यू है वैसा देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का जो सिस्टम है हमारा उसको और आगे ले जाएं। भारत का कोने-कोने पर हर आदमी अपने देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स फंड या ब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही हमारा ओके। आपके जो चार्जेस हैं वो एनएससी से लोअर रहे हैं, धीरे धीरे आप उनको हालांकि इंक्रीज करते आए हैं। क्या अब आपके चार्जेस क्या एनएससी के पार होंगे आगे जाते हुए या फिर अभी रहेगा थोड़ा डिफरेंस दोनों प्राइसेस में? ऑनेस्टली हम लोग एनएससी को ध्यान पे रखते हुए अपना चार्जेस का फिक्स कभी नहीं किया था। मार्केट कितना सहन कर सकता है, कितना फायदा उससे होता है, इसको ध्यान पे रखते हुए ही हमारा चार्जेस करते आया। मेरे ख्याल से इक्विटीज में हमारा चार्जेस कम नहीं है, बराबरी की बात है उधर। लेकिन डेरिवेटिव्स में हमारा 250 रुपया कम है। वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो गया क्योंकि जब हम शुरू किए थे 30 ही महीना हो रहा है, 30-35 महीना हो रहा है शुरू करके। हमारा चार्जेस 0 था पहले, उसके बाद 500 किया था, उसके बाद 2000 किया था, उसके बाद उसको 250 रुपीज लेसर देन एनएसई में अभी स्थिति है। तो उसको बढ़ना है ना बढ़ना है अभी कोई उसमें सोच नहीं है। ऑर्डर फ्लो के लिए जो हम कोलोकेशन में चार्ज कर रहे हैं तकरीबन उसका अभी 20% ऑफ व्हाट एनएसई चार्जेस उनमें भी है चार्जिंग। हमारा इतना कोलो रैक्स नहीं जैसा बीएस एनएसई में है। एनएसई का पहुंच ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। हम लोग अभी ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं। हर हमेशा हम ये कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट रेट जो मार्केट के लिए मंजूर होगा वो ही करेंगे। हम हर चीज के लिए मार्केट से विचार विमर्श करते हैं, सहन शक्ति को देखते हैं, उसके बाद ओके। अच्छा, वापस एक सवाल पर आऊँगा। आई एम श्योर ये सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है। आपके एफएनओ में क्लियरली अब सेंसेक्स टेक ऑफ कर चुका है और थर्सडे को मैसिव वॉल्यूम्स होते हैं सेंसेक्स में। लेकिन क्योंकि अब बैंकेक्स वापस मंथली बन चुका है, उसके वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, तो उसको रिवाइव करने के क्या प्लान्स हैं? और स्टॉक स्पेसिफिक बीएससी के एफएनओ में कब पिकअप आएगा? आप सही कह रहे हैं। ये सेंसेक्स में बहुत तरक्की हो गया है, अभी चल रहा है, अपनी चलती नाम गाड़ी है जैसा बोलते हैं वैसा अभी स्थिति आ रही है सेंसेक्स में और आगे जाने का बहुत उम्मीद है, वो तो होते रहेगा। बैंकेक्स में जैसा आप कहा था मंथली जब बना था उसका वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो ही गया। अभी हम लोग बैंकेक्स को रीलॉन्च किया जैसा सेबी के आदेश थे उसके हिसाब से इसको ब्रॉड बेस्ड बना के हम इसको लागू किया। हम क्या कर रहे हैं अभी हर डीलर मीट, बहुत डीलर मीट कर हर गांव में जाए डीलर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खाली बैंक एक स्पेसिफिक नहीं, पूरा अगर देखेंगे जो महीने वाला फायदा है ना उसमें ट्रेड करने में फायदा बहुत। कॉस्ट स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। लोगों को खाली वीकली नहीं सोचना चाहिए, मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी देश में है उसको एक के खिलाफ दूसरा दोनों मिला मिला के जैसा पैर ट्रेडिंग वगैरह होता है ऐसा करने का बहुत सारा
अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारा जो पुराना स्ट्रैटेजीज है जो लोग अभी भूल ही गए हैं, उनको उनको वापरेंगे अभी। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर कंड्यूसिव फॉर दोस ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज ले जा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, कॉरिलेशन ट्रेडिंग, पैर ट्रेडिंग, लीडर लैग ट्रेडिंग ऑफ रिलेटेड इंडाइसेस, ये सब हम डीलर लोगों से बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि उसका थोड़ा सा फायदा हो। पिछले जो 2-3 हफ्ता है उसमें हम लोग देखा है कि बैंकेक्स का मंथली कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, और कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें बैंकेक्स नहीं, इसमें इसका इंपॉर्टेंस बैंकेक्स का नहीं है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट को कैसा यूज करना है सही तरीके से, ये हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं डीलर से। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन होगा फायदा, ये हमारा मानना है। हाँ, मतलब सुंदर रामन सर, आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि डीलर्स का मन परिवर्तन हो, है ना। एक ज़माना था हम सिर्फ मंथली स्टैट्स देखते थे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टैट्स देखते थे। कम बैक टू दैट थीम अगेन। अच्छा सर, अंडर दिस चेंज सर्कमस्टेंसेस, अगर आप बीते 8 महीने में देखें, नाउ वी डोंट हैव वीकली एक्सपायरीज, एसटीटी का हाइक, जो कैलेंडर स्प्रेड्स पे थे उसका एडवांटेज अगर आप देखें आपने एक्सपायरी डे में हटा दिया। अंडर दीज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आपका टोटल जो डेरिवेटिव रेवेन्यू था सर, उसकी डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं? आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस थोड़े से कम हुए या फिर अभी आपका व्यू क्या है इन इस डेरिवेटिव रेवेन्यू ग्रोथ के प्रोजेक्शंस पर? सर अगर आप देखेंगे, पहला एसटीटी की बात ले लेते हैं, वो ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में थोड़ा सा बढ़ा है। ऑप्शंस में हमारा ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे, जब भी ऑप्शंस का एसटीटी बढ़ाया, इससे ज्यादा कुछ असर मार्केट का वॉल्यूम के ऊपर गिरा नहीं। तो हमारा मानना यह है कि इसका इतना गहरा कुछ असर ऑप्शंस का एसटीटी बढ़ाने से होगा, ये हमें नहीं लग रहा है। ये हमारा मानना है। We have to wait and watch, time only can tell. As far as future circles, हमें लग रहा है गवर्नमेंट का ये ओरिएंटेशन कि मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, रिटेल को जैसा फिर से इक्विटीज मार्केट में लाया जाए, ये शायद गवर्नमेंट का मन में हुआ। इसकी वजह से जो फ्यूचर्स का एसटीटी राइज है, उसका असर है कैश मार्केट में, शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा इंकरेजमेंट है। और जो आर्बिट्राज फंड्स अभी जो मंथली फ्यूचर्स की यूज कर रहे हैं, शायद वो बाई मंथली और या 3 मंथ्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना शुरू करेंगे, ताकि इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसटीटी on the profitability of the arbitrage fund थोड़ा कम रहे। ये हमारा मान। जितना तक बीएससी ठीक है, मुझे आपका ये जो पूरा इसका एक सटीक उत्तर था वो मिल गया। एक बात और पूछूंगा सर, हमारी पूरी प्रणाली आई मीन एक्सचेंजेस की सिस्टम हमारा T+0 की तरफ बढ़ रहा है। आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के साथ जो इस वक्त समन्वय है वो क्या कह रहा है? खुद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंप्लीट T+0 साइकिल के लिए कितना तैयार है अब इस वक्त? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों आप कह रहे हो कि पूरा प्रणाली T+0 के ओर बढ़ रहा है। T+1 हम लोग हासिल किया है, T+0 को बहुत ही लिमिटेड रूप से लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स के लिए बीटा वर्जन में हम ट्राई किए हैं। पूरा प्रणाली तो उसी तरफ के गया ऐसा बोलना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि अभी भी अगर T+0 इंप्लीमेंट करना है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी का सिस्टम पूरा तैयार है, लेकिन एफपीआई वगैरह को तैयार करने के लिए और विचार विमर्श की जरूरत है हमारा मान। जितना तक हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम तो चल रहा है, क्योंकि बीटा वर्जन चल रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पूरा विश्व में T+1 की सोच है, हम तो T+1 हासिल किया है। T+0 का काबिलियत है, जब क्लैरिटी मिल जाए जैसा इसको एफटीए यूज करेगा, इंस्टीट्यूशंस कैसा यूज करेगा, तभी इसको लागू करना है। तो सिस्टम से तैयार करके रखे हैं, लेकिन सोच विचार विमर्श की बहुत जरूरत है अभी भी मेरे ख्याल से। ऑलराइट, सुंदर रमन जी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए।